तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आपके साथ क्लास 11th का एक बहुत खूबसूरत सा बहुत बढ़िया सा जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है चैप्टर लेकर आए हैं, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो आप तो बोलिएगा कि सर हम जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो हम देखते हैं आप कितना जानते हैं और कितना आपको सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गैस लॉज, क्योंकि गैस लॉज आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। इसलिए अगर मन ना भी करे तो बेटा देख ले, पढ़ ले, जरूरी है। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या है। तो आप तो सब जानते हैं व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, किसी भी चीज़ जिसके पास मास हो और स्थान घेरता हो या जिसके पास वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सिंपल सा। मैटर का कितना स्टेट? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जानते ही हो। लेकिन हम लोग को चौथा भी पढ़ना है। आइए हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं। तो प्लाज्मा, पहले हम लोग जानते हैं प्लाज्मा क्या है, सुनते जाना। प्लाज्मा मैटर का सुपर एक्साइटेड फॉर्म है। सुपर एक्साइटेड फॉर्म का मतलब हुआ कि ये उस टेम्परेचर पे बनता है जो एक्सट्रीमली हाई हो, जो एक्सट्रीमली हाई हो, यानी कि जो सन के कोर्स का जो टेम्परेचर है, कोर्स पे जो टेम्परेचर है, कोर्स समझते हो ना, एक तरह से सेंटर हम बोल सकते हैं, वहां पे ये पाया जाएगा। तो क्या ये अर्थ पे पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द सुपर excited form of matter which is formed at extremely high temperature like at core of the sun and stars। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। एस्ट्रोनॉट्स का ये क्लेम है, दावा है कि 99% से ज़्यादा मैटर यूनिवर्स में इसी से बने हैं। समझ पा रहे हो? पूरे यूनिवर्स में 99% से ज़्यादा जो मैटर है वो इसी फॉर्म में है, प्लाज्मा के फॉर्म में है। अरे पृथ्वी बोलेगे, पृथ्वी पे तो नहीं, पृथ्वी जो है ना वो बहुत 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 एक पॉइंट के जैसा है, एक छोटा सा पॉइंट के जैसा है। किस रेफरेंस में? तो यूनिवर्स के रेफरेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ तो सॉलिड लिक्विड गैस है, बट यूनिवर्स में क्या है? ज़्यादातर प्लाज्मा है, 99%। आप बस इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। चलिए, दूसरा जो हमको जो न्यू है वो उसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये क्या होता है? जिस तरीके से ये सुपर एक्साइटेड फॉर्म था इसी तरह ये सुपर कूल्ड फॉर्म है। इसको बनने के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए था और इसको बनने के लिए एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर चाहिए होगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ मैटर which is made at extremely low temperature। बेटा आप भी नोट कर लोगे, मजाक में नहीं लोगे। गुड, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। गुड, कितना टेम्परेचर सर? तो अबाउट जीरो, या हम लोग बोल सकते हैं अबाउट से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑलमोस्ट 0 केल्विन। अच्छा, 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस।
समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे थे? इतना टेम्परेचर पे ये जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो वहाँ पे ये सब बनता है। तो ये कहाँ बनेगा सर? तो ये उन प्लैनेट्स में बनेगा जो सोलर सिस्टम में सबसे पीछे हैं, उधर एकदम दूर है, उनमें बनेगा। उनमें ये पाया जाता है स्टेट का ये मीटर। वहाँ सॉलिड नहीं, वहाँ लिक्विड नहीं, वहाँ गैस नहीं, वहाँ कौन होगा? बोस आइंस्टाइन जैसा होगा। समझ पा रहे हो? ओके, चलिए। क्या पृथ्वी पे होगा? नहीं, उतना कम टेम्परेचर पृथ्वी पे नहीं है। जिस दिन इतना टेम्परेचर आ जाएगा हम लोग तो बर्फ क्या पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, है ना। ओके, तो अब आइए हम लोग और काम की बातें करते हैं। चलिए, तो काम की बातें क्या है सुनिएगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये ज़रूरी है। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका ज्योमेट्री कैसा होता है ना। ये सब बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन मुझे बताइए, क्या एक मॉलिक्यूल किसी मैटर का स्टेट बना सकता है? हम बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल वाटर का है, एक मॉलिक्यूल वाटर का है, तो मुझे बताओ कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर, या ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, पता नहीं क्या है ये। हम बता ही नहीं सकते कि ये क्या चीज है, क्योंकि मेरे पास केवल एक मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो? तो अगर हमको उसका फिजिकल स्टेट बताना है, या उसका हमको कलर बताना है, या हमको उसका ऑर्डर बताना है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो मुझे एक मॉलिक्यूल से काम चलने वाला नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ढेर सारा मॉलिक्यूल चाहिए उस चीज़ का, तब हम बता पाएंगे कि उसका स्टेट क्या है। समझ रहे हो? जैसे आपको पानी प्यास लगे, समझो सिंपल भाषा में, आपको पानी प्यास लगी, आपने बोला मुझे पानी दो। मैंने क्या किया? आपको पानी का एक मॉलिक्यूल दे दिया। मैंने बोला बेटा तुम पियो भी और नहा भी लो, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। दिया मैंने तुझे, क्या करोगे तुम? एक मॉलिक्यूल का क्या करोगे? तुमको पता भी नहीं चलेगा वो। समझ रहे हो? तो अगर फिजिकल स्टेट आपको बनाना पड़ेगा, तो अगर स्टेट ऑफ मैटर समझना है आपको, तो मुझे इसका ढेर सारा मॉलिक्यूल चाहिए। अगर समझ रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है या नहीं। आई थिंक आ ही रही होगी। अच्छा, अब तो तेज बच्चे हो। चलो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए सिंगल मॉलिक्यूल, आप नोट भी कर सकते हो क्या करना है आपको, है ना। आप करोगे क्या? आप स्टूडेंट तो पढ़ना ही है, नोट तो करना ही है। तो ए सिंगल मॉलिक्यूल एकदम ए टू जेड बताएंगे, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। आप अब मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूँगा, भरोसा रखिएगा। थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, लेकिन आपके काम का होगा। ए सिंगल मॉलिक्यूल कैन नॉट डिटरमाइन क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक उसके स्टेट्स, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, नहीं बता पाएगा एक सिंगल मॉलिक्यूल। क्या? उसका कलर, उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये सब एक मॉलिक्यूल नहीं बता पाएगा। अगर हमको अगला पॉइंट वही लिखने वाले हैं कि अगर हमको इन सब चीजों को जानना है, तो मुझे क्या चाहिए? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। टू फाइंड दीज प्रॉपर्टीज, टू फाइंड, और फाइंड से ज्यादा बढ़िया रहेगा डिटरमाइन, टू डिटरमाइन these properties we have to need बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे अराइज होता है कि सर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो आएंगे भाई, तो कोई कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके कारण वो चिपक के रह जाएंगे। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आप पानी पी रहे हो, तो पानी पे तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अगर करोड़ों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाए तो तुम पी पाओगे क्या? सब तो उड़ जाएगा। तो आखिर उसके अंदर में क्या होता है जिसके कारण वो फिजिकल स्टेट हो गया। तो मुझे यही पढ़ना है कि कैसे
हम लोग को पढ़ना है वी हैव टू स्टडी। ध्यान से सुनिएगा, हम आगे लिख देते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है, मैं यहाँ आपको दिखाई दे रही है, मैं देख लेता हूँ। वी हैव टू स्टडी हाउ molecules combine and form what? Physical state। समझ रहे हो? तो उसके लिए हम लोगों को दो फोर्स पढ़ना होगा। एक फोर्स का नाम होगा, पहले अंतर समझना पड़ेगा, एकदम आराम से, एकदम इजी से समझिएगा। एक फोर्स का नाम है इंट्रामोलिक्यूलर और दूसरा का नाम है इंटरमोलिक्यूलर। तो मैं इसको रब करता हूं, आप आराम से पॉज करो और उतारो। उसके बाद तब तक पहले हम लोग समझेंगे कि इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स क्या है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप जान रहे हो फिर भी देख लो, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मान के चलिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल था, ध्यान से सुनिएगा, एक मॉलिक्यूल था मीथेन का, मीथेन का एक मॉलिक्यूल था। तो इसमें सेंट्रल एटम बेटा कार्बन है और इसके चारों तरफ से हाइड्रोजन्स है। तो मुझे बताओ, ये कार्बन इन चारों को बांधा है कि ये हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन इसको बांधा है ना? समझ रहे हो? तो ये कार्बन इन चारों को बांध के रखा हुआ है। हम लोग आगे पढ़ेंगे या कि इसका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। ठीक है, तो खैर ये दूसरा टॉपिक है, हम दूसरे में बात करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। ओके, तो ये कार्बन जो होता है वो ये हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचता है। तो ये एक मॉलिक्यूल के अंदर की बातें हो रही है ना? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की बातें हो रही हैं, इसको दूसरे से मतलब नहीं है। अभी ये कार्बन अपने अंदर के हाइड्रोजन एटम्स को अपने तरफ खींच रहा है। तो ये जो अंदर का जो फोर्स लग रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स, इसी को ही कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। समझ पा रहे हो? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर का इस तरीके से शेप होता है। ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये पहले का टॉपिक था। खैर, उन सब बातों का हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग इस टॉपिक, जो पार्टिकुलर टॉपिक है, उसको समझते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इन दोनों हाइड्रोजन्स को अपने तरफ बांध के रख रहा है, खींच के रख रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। तो इस तरह के अंदर में लगने वाला फोर्स को बोलेंगे क्या हम लोग? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ गया? ओके, आ गया? इसको डिफाइन तो अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना? क्या डिफाइन कर सकते हो? द फोर्स इनसाइड अ मॉलिक्यूल विच एक्सर्ट बाय सेंट्रल एटम्स ऑन टू द नेबर्स एटम इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। बहुत अच्छा बात है। अच्छा, दूसरा हम लोग समझते हैं, और दूसरा क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और इसी का पूरा खेल है आज नहीं, पूरे चैप्टर में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जो आज का लेक्चर नहीं देखा वो अगला हालांकि समझ में तो आ जाएगा, बट ज़्यादा कॉन्सेप्ट से आपको तब समझ में आ गया जब आप शुरू से मेरे साथ बने रहो। ओके, तो अब देखिए क्या हुआ। मैंने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल से तो कुछ होना नहीं है, मुझे बहुत सारे मॉलिक्यूल चाहिए वाटर के, तब हम पी पाएंगे पानी। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास ये वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। ये सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं? बोलो बच्चे, किसके हैं? वाटर के। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये भी H2O है। अभी इसका डीप में नहीं जाएंगे हम कि ये इधर, चलो लिख भी देते हैं। ठीक है, ये हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छा, दिखने में क्या लग रहा है? ओके, सबके पास लोन पेयर होगा बच्चा, सबके पास दे दो। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अगला वाटर के मॉलिक्यूल्स पे बांधने के लिए कुछ फोर्स लगा रहा है। देखो, बाहर में एक मॉलिक्यूल दूसरे पे लगा रहा है, ये दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। अंदर वाला नहीं, अंदर वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर, अंदर वाला, समझ रहे? अंदर वाला इंट्रा, लेकिन ये मॉलिक्यूल इस पे लगा रहा है, ये इस पे, ये इस पे, एंड सो ऑन। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स।
गॉट इट? अगर आपको समझ में आ रहा है मुझे जरूर बताना प्लीज, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। तो इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्लियर है? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इसी से कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो इसको रब करते, तो देखिए हम लोग डिफाइन करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सुनिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। तो जल्दी से हम लोग डिफाइन करते हैं, फटाक से डिफाइन करते हैं किसको? तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो क्या होगा? द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फोर्स जो हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? रिपल्सिव भी हो सकता है। तो दोनों तरह का फोर्स, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को दोनों पढ़नी है, अट्रैक्टिव वाली भी पढ़नी है और रिपल्सिव वाली भी पढ़नी है। तो पहले हम लोग अट्रैक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके जो अट्रैक्टिव जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो 4 है, ठीक है ना? वो कितने? 4 है। पहला का नाम है डिस्पर्सन या फिर लंदन फोर्स, ठीक है? दूसरा का नाम है डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। तीसरा का नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन एंड चौथा का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खास बात आपको समझना कि ये चारों के चारों क्या हैं? अट्रैक्टिव। बहुत अच्छे, चारों के चारों क्या है? अट्रैक्टिव। गुड। अब इन चारों अट्रैक्टिव इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को एक नाम दे दिया गया, ठीक है ना? एक वैज्ञानिक के नाम दे दिया गया है इनको, और चूंकि वो वैज्ञानिक गैस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े थे और इसीलिए उनके सम्मान में दे दिया गया नाम, और इसको बोलते हैं वेंडर वाल्स फोर्सेस। तो कभी भी अगर वेंडर वाल फोर्स बोला जाए तो याद रखिएगा कि ये एक फोर्स नहीं है, ये चारों फोर्सेज हैं। समझ पा रहे हो? तो हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन या लंदन फोर्स क्या है, डायपोल इंटरेक्शन क्या है, हम लोग सब पढ़ेंगे। अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना? गुड। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार, अपना चैनल है ये, ठीक है? ओके। तो पहला का नाम होगा क्या? पहला का नाम था डिस्पर्सन फोर्स या फिर क्या? लंदन फोर्स। तो पहले इसके बारे में आइए अच्छे से समझते हैं, एकदम रटना नहीं, एकदम रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सबसे पहले ये किन मॉलिक्यूल्स में काम करेगा? तो वैसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, जो न्यूट्रल है, जिसके ऑक्टेट ऑलरेडी पूरे हैं, वहां पे ये काम करेगा। आप सुनते जाना, बिल्कुल समझ में आएगा। आप 5 मिनट मुझे दो। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं O2, ओ क्या O2 एटम है या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल, सही जवाब, क्योंकि O एटम है ना? देखिए, O जो होता है वो रिएक्टिव है ना? क्योंकि O का जो वैलेंस में है इलेक्ट्रॉन वो 7 है, 7 नहीं 6 है, और ये O का 8 होता है ना, तो 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। लेकिन जब O2 का बात करते हैं, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये 2 बॉन्ड बना के इसके भी 8 हो जाते हैं और इसके भी 8 हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं O2 कौन सा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल या फिर चार्ज वाला, डाइपोल वाला? तो आपको बोलना है कि ये है न्यूट्रल, ठीक है ना?
अगर हम बात करते हैं N2 तो न्यूट्रल है, अगर हम बात करते हैं Cl2 तो न्यूट्रल है। तो इस तरह मान लीजिए कि अब समझिए कि अगर मान लीजिए H2 ये भी न्यूट्रल है, अगर मान लीजिए कि H2 के सारे H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आ रहे हैं, है ना, तो यहां पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगेगा, है ना, क्या लगेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगेगा। गुड। तो यहां पे चूंकि ये सारे कैसे हैं, तो सारे हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर समझ में आ रहा है, न्यूट्रल, सारे न्यूट्रल वाले हैं, कोई चार्ज नहीं है इस H2 में, H2 सारे H2 हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं है ना। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में लगेंगे कौन सा तरह का फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। अब बोलिएगा सर कैसे लगेगा, ये तो न्यूट्रल है, यहां पे तो कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि कैसे लगेगा। एट नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं लगेगा, नॉर्मल कंडीशन में ये इन दोनों को नहीं अट्रैक्ट करेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा सा आप रुकिए, इसको मिटाते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल था वो O2 का था, मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर दो सेंटर होंगे, एक एटम इसका सेंटर, एक इसका सेंटर। हम ये मान लेते हैं सेंटर, ये सेंटर मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस हो गया। एक और आपका मान लीजिए है, जरूरी नहीं है कि ये O2 है तो ये भी O2 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो आ रहे हैं वो न्यूट्रल होना चाहिए। मान लीजिए O2 है, मान लीजिए पॉसिबल हो या नहीं जो भी हो, और ये मान लीजिए H2 है, क्या ये न्यूट्रल है? जी बिल्कुल न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। इसका साइज थोड़ा छोटा होगा, बट अभी आपको समझने के लिए, आपको समझना जो है वो डिस्पर्सन फोर्स है, ध्यान समझिएगा। अब एट नॉर्मल कंडीशन पे चूंकि ये नॉन पोलर है, इनमें कोई चार्ज नहीं है, ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो क्या होंगे कि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब न्यूट्रल है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एकदम इक्वली उसको न्यूट्रलाइज किया हुआ है। देखिए इस अभी भी ये भी न्यूट्रलाइज है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब क्या होगा इस कंडीशन में, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, बनाने से रहा फिजिकल आपका स्टेट तो बनेगा ही नहीं। अब क्या किया जाएगा समझिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पास लाया जाएगा। समझिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पास लाया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, सुनते जाइएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, चूंकि ये भी इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, और रिपेल करना शुरू करेंगे कि तो ये दूर जाएगा, ये दूर, ये जो अभी चारों तरफ से इक्वली था अब वो दूर जाना शुरू होगा, और ये प्लस चार्ज का होगा, प्लस चार्ज बोलेगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि माइनस है ना इसके पास, तो प्लस वाला माइनस को बुलाएगा। तो जो अभी इसका शेप एकदम स्फेयर था, अब एकदम से ऐसे हो जाएगा। समझिए जहां पे इधर क्या आ जाएंगे बताओ मुझे, हाँ इधर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये जो अभी ऐसे था बोम्बा वो यहां आ जाएगा, वेलकम करेगा। किसको वेलकम कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस प्रकार देखिए तो इधर माइनस और इधर प्लस, जो पहले नॉन पोलर था, पहले क्या था, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, अब क्या प्लस और माइनस बनने के कारण यही बन गया पोलर। पहले स्फेरिकल था, अब देखिए एकदम ठोकना तरी हो गया है ये, बलून, सॉरी बलून जैसा हो गया। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, गुड। तो अब इसमें पोलरिटी आ गया, इसके देखिए प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। पोलर समझते हैं ना, पोलरिटी मतलब एक तरह के गुण वाले सब एक तरफ हो जाए और दूसरे अगर दूसरे तरफ हो जाए तो पोलर हो गया। आप लोग सुने होंगे ना कि इलेक्शन में पोलर हो गया, है ना, पोलरिटी बन गया, है ना, मतलब एक तरफ एक समाज के लोग चले गए, दूसरे तरफ दूसरे समाज के लोग चले गए, ऐसा लोग करते हैं, ध्रुवीकरण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ओके, तब अब इसके पास प्लस माइनस हो गया। अब इस कंडीशन में जब ये इसके पास रहेगा ही, इसके पास रहेगा ही, समझिएगा, तो यहाँ प्लस और इसके चारों तरफ अभी क्या था, हम इसका बात कर रहे हैं, ये O2 है, तो इसके चारों तरफ क्या थे बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन थे। अब चूंकि ये प्लस है और ये माइनस है,
समझिए, ये प्लस और क्या है, माइनस है। तो अब देखो, ये जब आया था तो इलेक्ट्रॉन उधर गए थे, लेकिन अब ये जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, समझ रहे हो। तो अब इसका फोटो, तो इसका तो ऐसे था, अब इसका देखिए इधर इलेक्ट्रॉन है, ये O2 वाला का बात कर रहे हैं हम, यहां प्लस है, इसका भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन बता मुझे प्लस किधर होगा, तो प्लस तो इधर होगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेगा, और जो अभी ऐसे थे इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ इक्वली थे, अब वो ऐसे आ जाएंगे, समझ रहे हो, और यहां माइनस चार्ज बनेगा। अब सोचिए तो, अब मुझे ये बताइए, क्या यहां पे अब इस केस में बॉन्ड बनेगा या फोर्स लगेगा? आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस और ये एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो इस तरीके से बनता है डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। इसी को बोलते हैं कि वो तो नॉन पोलर होते हैं शुरुआत में, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ये करते हैं तब जाके इस तरीके से बनाते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो ये किन में होता है, इसको डिफाइन करने वाला है। पहले रुकिए, ये किन में होता है। तो सबसे पहले जितने भी क्या मेरे पास नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज के मॉलिक्यूल्स में यही डिस्पर्सन या लंदन फोर्स समझ में आ रहा ना, नॉन पोलर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा। ये न्यूट्रल था, लेकिन देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो हो गया ना, समझ पा रहे हो। तो नोबल गैस, जैसे कि आपको पता है आपका हिना और करीना का एक्सरे रंगीन, आप तो जानते हैं। ये आपका क्या हो गया, नोबल गैस। अच्छा, नोबल गैस में काम करता है। दूसरा ये काम करता है इनर्ट गैस में। किस में काम करता है? इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? देखिए, वैसा गैस जो नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन नहीं करता हो, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट गैस। कौन कौन, इसमें कौन कौन आता है? जैसे O2 आता है, Cl2 आता है, H2 आता है, ETC, ये सब जो मतलब इनर्ट है, मतलब अपना ऑक्टेट भैया पूरा कर लिया, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये सब अगर बाहर से कोई, समझ रहे हो, तब जाके रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन करने वाले नहीं है। तो इस तरह के एटम्स में ये काम करता है। कौन सा फोर्स? डिस्पर्सन फोर्स या क्या, लंदन फोर्स। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो अपने तरीके से। मैं लिखवा दूं क्या? अगर लिखवाना है तो मुझे बताइएगा, अगला वीडियो में मैं लिखवाया करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको समझा दिया हूं, आपको समझ में आया? तो अगर आपको मैं बोल देता हूं, अगला वीडियो में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताना कि लिखवाना है या फिर केवल इससे काम हो जाएगा। देखिए प्लीज बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं आपका। देखिए, फोर्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो डेवलप होता है फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? याद कीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा। आपको समझ में आया ना? जब इसको हम लोग यहाँ लाए तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एकदम बाहर भागे। क्यों भागे? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और ये जो प्लस वाला था वो अभी ऐसे आ गया। देखिए इसका आकार, साइज, शेप क्या हो गया इसका, देख रहे हैं आप? ठीक है। इस कंडीशन पे जब ये इसको हम लोग यहाँ रखें तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। तो जब ये इधर आने लगा तो उधर चल गया, इसका भी शेप ऐसा हो गया। और इस कंडीशन में मेरा क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन गया, मतलब मॉलिक्यूल्स बन गए, मतलब उनके बीच बॉन्ड बनने लगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्पर्सन फोर्स। समझ रहे हो? ओके। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जानना है जिसका नाम है इंटरैक्शन एनर्जी। समझिएगा, इंटरैक्शन एनर्जी में एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देता हूं। इंटरैक्शन एनर्जी मैं लिख दूं, इंटरैक्शन एनर्जी। अब ये इंटरैक्शन एनर्जी है क्या? देखिए, ये वही एनर्जी, इंटरेक्शन आपको पता ही होगा, बॉन्ड बोलो, फोर्स बोलो, या आपका इंटरेक्शन एनर्जी। तो ये जो इंटरेक्शन एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ ऐसा होता है आपका। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन एनर्जी, उनके बीच का जो एनर्जी है जिससे बॉन्ड बन रहा है वो 6 गुना कम होगा। 6 गुना नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम अगर जो मेरा समझिए कि इसका जो लेंथ है कुछ था, अब हम 10 मीटर बढ़ा दिए, 10 मीटर अगर बढ़ा दिए इनके बीच का,
10 मीटर बहुत बोल रहे, पिकोमीटर में मेजर करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहा हूँ। 10 मीटर अगर बढ़ाएं पहले से तो क्या होगा, इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो उसका 1/1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 मिलियन टाइम्स घट जाएगा इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अगर इंटरेक्शन एनर्जी को हम बढ़ाएंगे, अगर रेडियस को हम बढ़ाएंगे तो इंटरेक्शन एनर्जी उसका 6 टाइम्स घटेगा। ठीक है, और आपको ये भी हम लिख देते हैं कहीं पे, ध्यान से देखिएगा क्या, कि ये जो इंटरेक्शन एनर्जी वाला जो काम करता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो तभी बनेगा जब इन दोनों का मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस हो, ठीक है, ये डिस्टेंस जो हो वो 500 पिकोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज के और दोनों का दोनों आपका क्या है, कैसा है, दोनों का दोनों न्यूट्रल है, दो मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, अगर इनका डिस्टेंस 600 पिकोमीटर हो गया तब ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि कितना होना चाहिए आपका, 500 मीटर ही उनका किसका वैल्यू होना चाहिए, आर का, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको डिस्पर्सन या लंदन फोर्स समझ में आ गया। एक बार समरी, ये फोर्स वही लगता है जहां दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, Cl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तब वहां पे काम करेगा। अब हम लोग किसका बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, जिसका क्या नाम है, डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए